हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का हमारी छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। एंड इस क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग दी क्वेश्चन पेपर फॉर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2024 में। कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, हमारे सामने है। पहला प्रश्न पूछा गया था बीसीजी मैट्रिक्स से। Which type of the product in BCG matrix has low market share in low growth market and may generate low or negative returns? तो जिसमें दोनों ही चीजें लो हो उसे हम डॉग बोलते हैं। लो मार्केट शेयर भी है और लो जो आपकी ग्रोथ है वो भी लो है। तो जो बीसीजी मैट्रिक्स होती है इसमें दो डायमेंशन होते हैं आपके। एक तो आपका रिलेटिव मार्केट शेयर और दूसरा होता है आपका मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ रेट और जो मार्केट शेयर है जो दोनों में ही लो हो तो उसे हम डॉग बोलते हैं, दोनों ही हाई हो तो उसे स्टार बोलते हैं। अगर मार्केट शेयर जो है वो लो है लेकिन जो आपकी ग्रोथ रेट है उस सेगमेंट की वो हाई है तो उसे क्वेश्चन मार्क बोला जाता है। वह और चौथा जो इसका क्वाड्रेंट है उसमें आता है कैश काउस। जैसे इसमें ऐसे याद किया हुआ है मैंने, तो जैसे काउ है ना उसकी ग्रोथ कम है, काउ की ग्रोथ कम है, तो जहां पे ग्रोथ लो है वो काउ है लेकिन इसका मार्केट शेयर जो है वो हाई है। तो आई होप आपको इसके चारों के चारों डॉग में तो है ना दोनों चीजें लो लो है, दोनों चीजें लो लो है। और सुपरस्टार कौन होता है जिसमें दोनों चीजें हाई होती है। और काउ की मैंने क्या कहा, ग्रोथ कम है, तो कैश काउ होगी जिसकी ग्रोथ कम होगी और जो बचा वो क्वेश्चन मार्क। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही इजी था। चलिए चलते हैं दूसरे। 150 क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन पेपर में जिसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 70 क्वेश्चन भी करेंगे। अरेंज द मार्केट रिसर्च प्रोसेस इन अ लॉजिकल ऑर्डर। तो इजी क्वेश्चन अगेन। इसमें आपको चार स्टेप्स दिए हुए हैं, चारों को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा आपका हमारी जो प्रॉब्लम है रिसर्च की उसे, और रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। दूसरा आपका जो रिसर्च प्लान है उसे डेवलप करा जाता है। थर्ड वन इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड देन द फोर्थ स्टेप इन द प्रोसेस इज प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स एंड मेक द डिसीजन। Next question is question number 3. Which industry is most likely to use the skimming product pricing for the new product? तो ये कौन सी इंडस्ट्री होगी जिसमें ज्यादा चांसेस है कि स्किमिंग जो प्राइसिंग पॉलिसी है, स्किमिंग का मतलब होता है इनिशियली हाई प्राइस, इनिशियली हाई प्राइसेस जब चार्ज किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्किमिंग। पेनिट्रेशन होती है जब इनिशियली लो प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। जो स्किमिंग है और पेनिट्रेशन है दोनों ही न्यू प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो हैं। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि स्किमिंग इनमें से कौन सी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करेगी। तो हमारी जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सॉरी, इट इज नॉट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स तो कैसे होगा, ईटिंग फूड्स भी नहीं होगा, ग्रोसरी भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी की जो सेगमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी की सेगमेंट में जो भी चीज नई नई मार्केट में जब पहली बार आती है तो चाहे चाहे वो आप ये देख लो, दिवाली पे डेकोरेशन करने वाली जो हमारी जो होती है ना, जो लाइट्स होती हैं उनके भी प्राइसेस देख लो। जब वो नई नई मार्केट में आई होती है तो उनके रेट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, फिर वो चाइना वाली चीजें आने शुरू हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी की जो सेगमेंट है उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसमें स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो यूज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है which is an industry where differential pricing based on the customer characteristics is commonly applied। इसमें दो चीजें हैं देखना, एक तो प्राइस डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी यूज करी गई है और डिफरेंशिएशन किस बेस पे की गई है, कस्टमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। यानी कोई हाई क्लास कस्टमर है, कोई मिडिल क्लास कस्टमर है, किसी की इनकम और भी कम है, तो ये कहाँ किया जाता है, ये एयरलाइंस में किया जाता है। रेस्टोरेंट में हम ये चीज नहीं देखते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स पे तो बिल्कुल नहीं होता, गैस स्टेशन पे तो बिल्कुल नहीं होता। तो इसका भी आंसर बहुत ही इजीली आप मार्क कर सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। हु इज ऑफन क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टीक्यूएम के प्रोपाउंडर का नाम पूछा गया है, एडवर्ड डेमिंग। सबको याद है, सबको याद है। उसके बाद देखना इनको और क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट। इन्होंने एडवोकेट किया था स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, यानी काइजन भी इसको बोलते हैं ना, लेकिन काइजन के जो डेवलपर थे वो ये नहीं थे, उनका कुछ और नाम है, वो बताना आप मुझे। लीडरशिप कमिटमेंट भी होनी चाहिए एंड हेल्प रीबिल्ड द जापानीज इंडस्ट्री पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो जो काइजन कॉन्सेप्ट है वो भी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जापान में ही
इवॉल्व हुआ था। ये क्वालिटी मैनेजमेंट का था, एडवर्ड डेमिंग जिसके फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, पी एंड क्यू दो पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी 5:3, 5:3 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। उन्होंने आर को एडमिट किया है और उन्हें 3/10 वो शेयर देंगे आर को। कहते हैं आर ने एक्वायर किया 1/5 फ्रॉम पी, 1/5 शेयर फ्रॉम पी एंड 1/10 फ्रॉम क्यू। तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताइए वो क्या होगी। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी यहाँ पे कैलकुलेट की गई है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है ये होगी 17:11:12। ये आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज बीइंग अर्नड एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन। अच्छा, रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया हुआ माना जाता है, किस किस समय माना जाता है? तब माना जाता है जब गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है, यानी गुड्स की डिलीवरी जो है वो हो जाती है। कौन सा आईएफआरएस है? ये भी आ सकता है, आईएफआरएस 15 है। इसमें जब कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है गुड्स का, तो आप मान लेते हैं कि जो गुड्स है वो उनकी जो पैसे हैं वो मिलने के लिए वो अक्रू हो चुके हैं। जब एक कंपनी इज वाउंड अप, कंपनी को बंद किया जा रहा है, सारे के सारे मेंबर्स हु सीज टू बी द शेयर होल्डर्स विद इन 1 ईयर बिफोर द वाइंडिंग अप इज प्लेस्ड इन विच कैटेगरी। तो ये लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, ये सबको पता है, 11th क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। कंपनी लॉ में हमने ना बी कॉम में भी पढ़ी थी ये चीज। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उसमें जो जो बहुत चंट वाले शेयर होल्डर्स थे, चंट मतलब चालाक वाले, जिन्होंने 1 साल पहले उन्हें पता चला कंपनी में कोई गड़बड़ी चल रही है, उन्होंने शेयर अपने बेच दिए किसी और को, और वो अब कहेंगे कि ना जी हम तो शेयर होल्डर्स नहीं है तो हम तो पैसा नहीं देंगे, क्योंकि इक्विटी वालों पे सबसे ज्यादा मार पड़ती है ना जब अगर कंपनी वाइंड अप होती है। उन्हें फिर हम डालेंगे जिन्होंने विद इन 1 ईयर, जैसे कि इस तारीख को कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है, इस पर्टिकुलर डेट को, तो इसके विद इन 1 ईयर जिन जिन ने भी अपने शेयर्स ट्रांसफर किए थे उन सबको हम लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज में डालेंगे और उन सबसे पैसे रिकवर करेंगे। एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन अ कंपनी हैज द फॉलोइंग लायबिलिटीज। अगेन कंपनी की लिक्विडेशन या कंपनी की वाइंडिंग अप से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसका ना, वैसे ये लायबिलिटीज नहीं पूछी गई, वैसे इसका सीक्वेंस पूछा गया है, तो इसका सीक्वेंस बताना था। सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस जो है वो पे किए जाते हैं, फिर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, उसके बाद क्रेडिटर्स पे किए जाते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे की जाती है। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, इट इज गिवन दैट नेट सेल्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स amounts 90,000. The share capital is consisted. The share capital is consisting 10,000 equity shares of 5 rupees each, on which 2 per share is paid up. The intrinsic value per share. तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालने का आपका फॉर्मूला होता है ये, सिंपली इसका जो आंसर है वो 9 रुपीज आ जाएगा। कैसे? जो नेट नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है कितनी है, 90,000 की है ना, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000, तो ये आ जाएगा 9। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ये है। अंडर कस्टम्स ड्यूटी इन सम केसेस फॉर स्पेसिफाइड गुड्स, कह रहा है कस्टम ड्यूटी में कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के लिए कुछ स्पेसिफाइड केसेस में टैरिफ वैल्यूज जो होती हैं वो फिक्स की जाती हैं बाय द सेंटर गवर्नमेंट। ओके, इजी था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, पूरा क्वेश्चन पेपर ही आसान है ये। द टर्म प्रोहिबिटेड गुड्स हैव बीन डिफाइंड अंडर द कस्टम्स ड्यूटी एक्ट 1962। अगेन सेक्शन पूछा गया है, सारे सेक्शंस आप रट्टे नहीं मार सकते, तो ये वाले क्वेश्चन के पे ही होते हैं। 2 क्लॉज 33, रिफंड क्लेम्स अप टू ₹10 lakhs इज अप्रूव्ड बाय। तो ये जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है वो अप्रूव करेंगे। उसके बाद उससे ज्यादा के अगर जो अगर लेस देन इक्वल टू के रिफंड्स हैं तो वो तो सीआईटी यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अप्रूव कर देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा के अगर क्लेम्स हैं तो उन्हें फिर चीफ कमिश्नर ऑफ सीबीडीटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो आ ही चुका कि अप टू 10 लाख के अगर हैं तो उनके लिए किसी अप्रूवल देने के बाद तब वो रिफंड किए जा सकते हैं इनकम टैक्स के, और उससे ज्यादा के अगर हों तो वो आपके सीबीडीटी या फिर चीफ कमिश्नर। परक्यूजिट्स अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज पोस्टेड अब्रॉड, ये फुल्ली टैक्स फ्री होंगे, ठीक है, फुल्ली टैक्स फ्री होंगे। जो परक्यूजिट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जिन्हें भारत के बाहर कहीं पे पोस्ट किया गया है, तो उनके जो परक्यूजिट्स हैं वो फुल्ली टैक्स फ्री होंगे। और इसका सेक्शन जो है वो सेक्शन 10 क्लॉज 7 है।
एग्जाम्पशन जो है इनकम टैक्स में वो सारी सेक्शन 10 में ही तो दी गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल बी। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। म्युनिसिपल वैल्यू पे रेंट जो दोनों में ज्यादा है फिर उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, फिर उसे एक्चुअल रेंट से, फिर उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो लेस कर देते हैं। तो इस तरह से करते करते हमारा जो आंसर है वो 2,24,000 आ जाएगा। हमने बीकॉम में ही सीखी थी ये चीज। रैंडम सैंपल्स मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग। क्यों रैंडम सैंपल मेथड जो आपका सैम्पलिंग का है वो बेस्ट कंसीडर करा जाता है? क्योंकि उसमें जो आपकी जो यूनिट्स हैं उनका अनबाइज्ड सिलेक्शन होता है और सभी यूनिट्स के इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है whose statement is the following stratified random sampling balance the uncertainty of random sampling against the bias of deliberate selection। तो ये ग्रोहम की स्टेटमेंट है, याद कर लेना, लिख लेना। हमने एचपीएससी वाला किया था उसमें भी एक स्टेटमेंट ऐसी दो आई हुई थी, एक आई हुई थी। ये स्टेटमेंट्स एक जगह लिख लेना, क्या पता रिपीट हो जाए ना कहीं। तो कॉलफिएशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रेंज क्या होती है भाई? -1 to +1 होती है। -1 पूरी तरह से नेगेटिव कोरिलेशन और +1 पूरी तरह से पॉजिटिव कोरिलेशन। उसके बाद इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन का इजी सा क्वेश्चन है, ये भी अरेंजमेंट्स निकालनी है आपको। इसमें स्टैटिस्टिक्स में कितने टोटल वर्ड्स हैं? 10 है। 10 डिवाइड बाई इसमें जो रिपीट हो रहे हैं वर्ड, जैसे कि एस है आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, टी भी आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, और टू भी आप जो ये आई है ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इनको डिनोमिनेटर में रखेंगे। फैक्टोरियल 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 इज इक्वेशन, तो इसका आएगा 50,400। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 एक बैग। अच्छा क्वेश्चन यही था, बस क्वेश्चन यही था, कहता था स्टेटिस्टिक्स के जो वर्ड्स हैं उनको कितनी तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। अच्छा एक बैग ए है एक बैग बी है, नहीं एक ही बैग है, दो है ही नहीं, एक ही बैग है, उसमें 5 व्हाइट बॉल्स है, 4 ब्लैक बॉल्स है, 7 येलो बॉल्स है, 6 रेड बॉल्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल और रेड बॉल एट रैंडम? इजी इजी इजी। टोटल बॉल हमारे पास कितनी है? 22 बॉल्स हैं हमारे पास। कहता है ब्लैक बॉल प्लस रेड बॉल टोटल कितनी है? 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10/20 इंटू 10/22। 10/22 होएगा तो कितना हो जाएगा? 5/11। इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इन विच ईयर एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी वाज एस्टैब्लिश्ड। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। 19 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। 68 मेंबर्स है, 49 रीजनल एंड 19 नॉन रीजनल मेंबर्स हैं। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ईपीजेड इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड with the export of electronics and green and jewelry gem and jewelry items। ये सांता क्रूज मुंबई, ये ना एक बार पहले भी किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। एज इट इज, ये शायद महाराष्ट्र का क्वेश्चन पेपर है, वो करेंगे तब समझ आ जाएगी आपको ये चीज। एज इट इज इसमें भी एक क्वेश्चन पेपर है जो हरियाणा में रिपीट हुआ है, एज इट इज। तो सेंटा क्रूज जो है वो आपका जेम एंड ज्वेलरी के लिए फेमस है, जेम एंड ज्वेलरी के लिए। Which of the following export processing zone is exclusively associated with the export of electronics and gem? अच्छा अगेन वही वही सेंटा क्रूज। फिर इनकी भी थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया। देखना कोचीन का जो ईपीजेड है केरला का, इसका जो मेन फोकस है वो फूड प्रोसेसिंग पे है, रबर प्रोडक्ट्स पे है, गारमेंट्स पे है और इलेक्ट्रॉनिक्स पे है। कांडला का जो है गुजरात में जो है इसका प्राइमरीली फोकस किस चीज पे है? कुछ टेक्सटाइल पे है। गुजरात में तो वैसे भी कपड़ा, ये सूती कपड़े के लिए फेमस है ना। फाल्टा जो है वेस्ट बंगाल में है, ये भी टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के लिए भी फेमस है। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो इसका जो प्राइमरी पर्पस है टू एंश्योर दी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड। ठीक है जी। The primary purpose of the World Trade Organization is to ensure the overall economic development based on the principle of free trade. The World Trade Organization facilitates trade relations, negotiations, and setting trade rules and improving a platform for the dispute resolution. Also, all aimed at fostering the global economic development through free trade and fair trade practices. तो डब्ल्यूटीओ जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को हुई। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड 164 इनकी जो मेंबर कंट्रीज है डब्ल्यूटीओ की वो है। उसके बाद इंडिया है क्या मेंबर? हाँ जी इंडिया बिल्कुल मेंबर है डब्ल्यूटीओ का। विच
Which of the following holds that a country can increase its wealth by encouraging export and discouraging? अच्छा, ये मर्केंटलिज्म की थ्योरी है। सिंपली ये बोलती थी, कहती थी कि हो सके उतने ज्यादा एक्सपोर्ट करो, हो सके उतने कम इंपोर्ट करो, तो उससे आपकी जो वेल्थ ऑफ नेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मर्केंटलिज्म इज द इकोनॉमिक थ्योरी दैट होल्ड्स अ कंट्री कैन इंक्रीज इट्स वेल्थ एंड पावर बाय encouraging exports and discouraging the exports, सॉरी imports, thereby accumulate करेंगे प्रेशियस मेटल्स को, जैसे कि गोल्ड है, एंड मेंटेन करेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। मर्केंटलिज्म डोमिनेंट इकोनॉमिक थ्योरी थी कौन कौन सी सेंचुरीज में? 16th to 18th में। काफी पुरानी थ्योरी है। ये सजेस्ट क्या करती थी? नेशंस को वेल्थ ऑफ नेशन अगर बढ़ानी है तो उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 says what distinguishes foreign trade investment modes? ये भी क्वेश्चन एचपीएससी में आया हुआ था, एफपीआई पे कोई क्वेश्चन आया हुआ था। वहां मैंने आपको बताया था कि जो आपका एफडीआई है ना, ये ओनरशिप अक्वायर करने के लिए पैसा लगाता है एफडीआई के अंडर कोई भी दूसरा देश, और एफपीआई में वो पैसा लगाता है केवल पैसा कमाने के लिए, यानी एफपीआई को हॉट मनी भी बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट तो रिपीट 100% होते ही होते हैं भाई। देखना, जो इसमें है ना, इन्होंने ये कहा था कि क्या मेन चीज है इन ऑप्शंस में से जो एफडीआई को डिस्टिंग्विश करती है या फिर इसको डिफरेंशिएट करती है दूसरे मोड से। तो इसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा होता है एफडीआई में, तो ये तो नहीं आएगा। ये ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी भी नहीं है क्योंकि इसमें ओनरशिप एक्वायर करनी होती है। ट्रांसफर रिलेटेड चॉइस एक्सक्लूसिव यहाँ नहीं मिलती है आपको, जो चीज आपने जिसमें पैसा लगा दिया उसमें लगाए रखना पड़ेगा। इसमें ज्यादा रिस्क होता है और ज्यादा फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद द रेट ऑफ वनस्पति घी एंड प्योर घी जो है 8 रुपीज एंड 60 रुपीज पर केजी है। शाम में, अच्छा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने दिया हुआ है, आप देख लेना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। इस प्रकार का क्वेश्चन वैसे भी पेपर में आया तो हमें छोड़ना ही होता है। इजी है, कैलकुलेट करके देखना, बहुत आसान है, लेकिन टाइम वेस्ट में इस पे इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मेरा गला दुखने लग जाएगा इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज बिटवीन विच द इंडिविजुअल इज इंडिफरेंट, इट इज टर्म्ड इन इट इज टर्म्ड एज इंडिफरेंस कर्व। अबव सेंटेंसेस, अच्छा ये है ना, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन दी हुई है, और ये किसने दी थी पूछा है, तो ये जेके स्मिथ के द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है इसमें, जिसमें ये कहता है कि एक पॉइंट होता है ऑफ इंडिफरेंस जहां पे जो कस्टमर है वो ना कम ज्यादा कंजम्पशन करना चाहता है, उतनी ही करना चाहता है। तो जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इज अप्लाइड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, देन द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन लीड्स टू द मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो ये वाला अगर आपको सुंदर सा चार्ट आपने जो 12th क्लास में बनाया था, जो आपने ग्रेजुएशन में भी बनाया था, ये अगर आपको याद होता, ये अगर आपकी आंखों के सामने आ जाता, तो आप इस क्वेश्चन की पहली लाइन से ही कहता था, क्या कहता, कहता कि जब अगर इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा होता है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होता है, तो ये दोनों ही जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, क्या बोला मैंने? डाउन नहीं। देखना, जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ये भी तो बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये तो वैसे बिना डायग्राम भी आपको याद ही आ जाना चाहिए था। ये भी बढ़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगी और एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी। क्या ना, बोलते बोलते पता नहीं चलता, कई बार गलत बोला जाता है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ रहा हो तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं। जब प्रोडक्शन स्टेगनेंट हो गया होता है, तब जो आपका एमपी है वो जीरो हो जाता है, और फिर जब प्रोडक्शन गिर रहा होता है तो आपका जो एमपी है वो आपका क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद ये 3 स्टेजेस हैं इसकी, इसमें से भी एचपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, इसमें भी आया है, और एक दो पेपर और है उनमें भी आया हुआ है। इफ द चेंज इन द डिमांड इज मोर देन, अगेन वही वही, अगर डिमांड में जो चेंज है ये सप्लाई में चेंज से ज्यादा है, देन देयर विल बी अ डिमांड साइड इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। किस प्रकार का जो इफेक्ट है वो होगा? इट विल बी मोर। ठीक है, उसके बाद इन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन शॉर्ट रन,
मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन शायद समझने में दिक्कत होगी क्योंकि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। कहता है कि अगर चेंज हो रहा है डिमांड में ज्यादा और चेंज हो रहा है सप्लाई में कम, यानी सप्लाई में कम चेंज है, सप्लाई अगर 100 यूनिट्स की है तो डिमांड 200 यूनिट्स की हो रही है, देन देयर विल बी डिमांड साइड इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो प्राइसेस जो है वो क्या हो जाएंगे आपके, बढ़ जाएंगे, सिंपल। इन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट इज मैक्सिमम और द अमाउंट ऑफ द लॉस इज मिनिमम व्हेन द रेवेन्यू यानी मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट। इजी, समझ में आया क्वेश्चन? कह रहा है परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है, जो आपका जो प्रॉफिट है मैक्सिमम है, या तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है या तो आपका लॉस मिनिमम है। ये कब होता है? जब एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर एम सी अप्रोच, एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, वो वाली राम कहानी, दो तीन कंडीशंस। द डेली, जब भी क्वेश्चन पेपर करो ना तो सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार पढ़ लेना जरूर, जो जो भी इसमें आए हुए होते हैं। द डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एग्जाम होता है, ठीक है जी। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 1017। हम ना दो चीजें पढ़ चुके हैं, एक तो जो यहाँ से जाता है इंसान, सरकारी कर्मचारी, अगर किसी फॉरेन कंट्री में चला जाता है, अगर फॉरेन में चला जाता है, उनको वहां अगर अलाउंसेस मिल रहे हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो एग्जाम्प्ट होंगे। यहाँ हमने क्या पढ़ा कि जो एमपी एंड एमएलए हैं उनको मिलने वाले अलाउंसेस वो एग्जाम्प्ट होंगे। कौन से सेक्शन में? ये भी सेक्शन 10 सब क्लॉज 17 में, और वो भी सेक्शन 10 सब क्लॉज 13 था आई गेस। तो ये कई बार सेक्शंस भी पूछ लेते हैं। कंसीलमेंट ऑफ, शायद 13 था, आप देख लेना एक बारी। कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फॉल्स क्लेम टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी आर केसेस ऑफ। कहता है अगर आपने इनकम कंसील करी है या फिर गलत क्लेम किया है कोई भी इनकम में, तो इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, ये क्या होते हैं? ये आप पढ़ना क्या होते हैं। ये यहाँ एक्सप्लेन करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सारे टॉपिक्स करेंगे। इसमें अगर ऐड करती तो क्वेश्चन पेपर भी बड़ा हो जाता, वीडियो की लेंथ भी लंबी हो जाती। और वैसे भी इनकम टैक्स का जो हमने कोर्स में शुरू किया हुआ है, कोर्स में हमारी जो क्लासेस हैं उनमें मैंने ये चीजें करवानी है सारी। विच ऑफ द फॉलोइंग शेल नॉट बी रिगार्डेड एज अ कैपिटल एसेट। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको कैपिटल एसेट आप नहीं बोलेंगे? तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो होती है उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। वेयर एज जो ज्वेलरी होती है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस होती हैं और पेंटिंग्स होती हैं, इनको आप बोलते हैं कैपिटल एसेट्स। फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज, फैमिली मेंबर में कौन कौन इंक्लूड होता है? तो फैमिली मेंबर्स में स्पाउस, चिल्ड्रन भी इंक्लूड होते हैं, डिपेंडेंट पेरेंट, ब्रदर सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, सारे ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 says, क्या हुआ? 1 सेकेंड। ये ना कई बारी रुक जाती है स्क्रीन मेरे रीडर की, तो उसकी वजह से आई एम सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लेना। आई थिंक ये मुझे क्लोज करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ठीक होगा। सॉरी गाइस।
क्वेश्चन नंबर 34 तक करेंगे। आई थिंक अब शायद ठीक होगा।